इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जहां से कहानी स्टार्ट की थी वो रिएक्शन कोसेंट की कहानी थी, क्यू की कहानी थी, और ये क्यू एंड के कंपैरिजन की कहानी थी, है ना। जब बोला था कि के इक्वल्स क्यू रहे तो इक्विलिब्रियम पे है, क्यू ज्यादा हो जाए तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, क्यू कम रहे तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। मतलब सिस्टम जब क्यू बढ़ाता है तो उसी को फॉरवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं, और क्यू बढ़ाने का मतलब है रिएक्टेंट्स का पार्शियली कंज्यूम होकर प्रोडक्ट्स फॉर्म करना अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। वैसा ही बैकवर्ड शिफ्टिंग का मतलब हम लोगों ने सीखा है कि प्रोडक्ट्स का पार्शियली कंज्यूम होकर रिएक्टेंट फॉर्म कर देना इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग, जिसमें क्यू कम हो जाता है। तो ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी और फिर क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये पता करना था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे अगर नहीं है तो वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग के लिए जाएगा या बैकवर्ड शिफ्टिंग के लिए जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का था जिसमें बात की कि सिस्टम का इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, अब बताओ कि जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नहीं था इनिशियली, तो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो कौन कौन सी चीजें होंगी, मतलब मोल्स क्या होंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के। फिर तीसरा क्वेश्चन देखा, ये पहले दो क्वेश्चन में क्यूसी केसी की कहानी चल रही थी, तीसरे क्वेश्चन में केपी की कहानी लाई, और इस बार केपी नहीं दिया हुआ था, इस बार फाइनल स्टेट के इंफॉर्मेशन और इनिशियल स्टेट के इंफॉर्मेशन से केपी निकालना था, और वो कहानी देखी थी। और फिर एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, और होमवर्क क्वेश्चन में मैंने बोला था कि इसको ट्राई करके लाओगे, ये और भी एक लेवल आगे का है। इसमें क्या है कि सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है और अब हम लोग एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, और उस डिस्टरबेंस के कारण इट विल अगेन मूव टू सम न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, और वहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताओ ये डिस्टरबेंस कितना क्रिएट करना चाहिए ना, दैट वाज द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो द क्वेश्चन वाज, रिएक्शन जो दिया हुआ था वो सिंपल था क्योंकि कोफिशिएंट सबके 1 1 थे और सब गैस में है। सो CO2 गैस प्लस H2O गैस, यही दिया हुआ, H2 गैस यही दिया हुआ है, और इनिशियल कंडीशन जो है वो दिया हुआ है कि ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल ये 4 मोल है, और ये 4 मोल है ना। सो दैट्स इनिशियल कंडीशन। अब बताओ क्या इनिशियल कंडीशन एक्चुअली इक्विलिब्रियम का है, और अगर है तो कैसे पता चला, वो कौन से वर्ड्स हैं जिससे पता चला कि सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है? एनीवन? हाँ, राजदीप ने सही पकड़ा है। वर्ड लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर दिस रिएक्शन इज कंटेनिंग दीज मेनी मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंसेज। जैसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोल दिया तो सिस्टम एक्स का मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। सो दिस इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो एक कहानी और पता चलती है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे के क्यू के बराबर होता है, केसी क्यूसी के बराबर होता है, केपी क्यूपी के बराबर होता है। देखो यहाँ पर डेल्टा एन जी 0 है तो केसी केपी में कोई फर्क नहीं है, बट चूंकि मोल्स में ही काम चल रहा है तो हम लोग केसी लिख लेते हैं। तो केसी विल बी इक्वल टू क्यूसी एट इक्विलिब्रियम, एंड दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 अपॉन, और देखो वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, है ना। हाँ, इसमें क्यूसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 लीटर का, क्योंकि यहां पे जो है डेल्टा एनजी 0 है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, बट अपनी आदत नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग। रेज टू 1 इंटू 4/2 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 2/2 रेज टू 1 इंटू 2/2 रेज टू 1, और ये अगर कैलकुलेट करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स फर्स्ट थिंग कि इनिशियल इक्विलिब्रियम मिक्सचर के इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने के कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या अगर मैं कुछ मोल हटाऊं या ऐड करूं, केसी क्या चेंज हो जाएगा? विल द केसी बी चेंज्ड इफ आई एम रिमूविंग और एडिंग सम सब्सटेंस? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब आगे के भी जो कंडीशंस या स्टेट्स आने वाले हैं वहां केसी का वैल्यू 4 ही कैरी होगा, बिकॉज थ्रू आउट द क्वेश्चन कहीं भी टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। सो अब क्या बोला है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सीओ गैस शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर। अब ये मिक्सचर है जिसमें 2 मोल सीओ है, उसमें बोल रहा है कुछ और ऐड कर दो, और कितना ऐड कर दो ये बताया नहीं, एक्चुअली पूछा है। सो अगर मैंने यहां मान लो इसको 2, इसको 4 रहने दिया, और इसको मान लो 2 प्लस एक्स कुछ कर दिया, कुछ एक्स मोल ऐड कर दिए, क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा? विल दिस सिस्टम बी एट इक्विलिब्रियम इफ आई ऐड एक्स मोल ऑफ सीओ? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। देखो ना बेटा, केसी जो है 4 है, अब क्यूसी वाले पार्ट में ये इतना ही ये उतना ही
ये उतना ही, लेकिन यहां 2+x/2 कर दूं, क्या केसी इक्वल्स क्यूसी रह जाएगा क्या अगर मैंने यहां पर छेड़छाड़ कर दी तो? इक्वलिटी वैलिड नहीं रहेगी ना, केसी तो 4 ही रहेगा, बट क्यूसी में तुमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो क्यू कम हो जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी देयर, स्टेट आफ्टर डिस्टर्बेंस। मान लो तुमने यहां 2+x मोल, और ये रिएक्शन के थ्रू नहीं बना, ये तुमने मैनुअली ऐड कर दिया, ठीक है, ये सिस्टम का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये तुमने ऐड किया है, तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो यहां पे केसी जो है वो 4 रहेगा, क्यूसी जो है वो चूंकि तुमने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है वो लेस देन 4 हो जाएगा ना, तो क्यूसी विल बिकम लेस देन केसी बिकॉज दिस इज 4 बट दिस इज लेस देन 4, है ना। इज इट ओके? सो दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। अभी तक जो बताया क्लियर है? चलो अब मेरे को बताओ, अब सिस्टम, ये भूल लो पहले कुछ था, उसका ये यूज था कि तुमने केसी निकाल लिया, नहीं अभी कुछ नहीं किया सिस्टम में। इस क्वेश्चन में अदिति सिर्फ इतना ही बोला है ना कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सीओ गैस शुड बी एडेड, तो मैं मैनुअली कुछ अपने मन से ऐड करता हूं, ये रिएक्शन से बना हुआ सीओ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर रिएक्शन से ये बना होता तो ये भी बनता, ये कंज्यूम होता, ये भी कंज्यूम होता, लेकिन यहां बोला है कि मैनुअली उठा के डाल दो बर्तन के अंदर, जिस भी कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसमें सीओ गैस ऐड कर दो तुम बाहर से। तो मैंने एक्स मोल ऐड कर दिया, वी हैव टू फाइंड आउट दैट एक्स। लेकिन ऐसा करने से सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम पे नहीं रहा, सो दिस इज अ सिस्टम विच इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो अब ये इक्विलिब्रियम की तरफ वापस जाएगा, यही तो पढ़ा है। तो अब ये लाइन भूल जाओ, और ये पुराने किसी भी क्वेश्चन की तरह हो गया ना कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है। जब ये इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो क्या होने वाला है बताओ मेरे को? इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्टिंग करनी पड़ेगी कि बैकवर्ड शिफ्टिंग करनी पड़ेगी? फॉरवर्ड, क्योंकि के 4 पे है और क्यू जो है वो नीचे आ गया, तो क्यू को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। और जब भी फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे एंड स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो मान लो यहां से कुछ ये कंज्यूम होगा तो ये भी कंज्यूम होगा, उतना ही ये प्रोड्यूस होगा, उतना ही ये प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सबके मोल्स, सबके कोफिशिएंट जो है देखो बराबर है। तो मान लो फाइनल स्टेट जो है वो अगेन एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसमें क्या होने वाला है, ये कुछ कंज्यूम होगा, मान लो y कंज्यूम हुआ तो ये हो गया 2+x माइनस y, ये भी y कंज्यूम होगा क्योंकि सबके कोफिशिएंट बराबर है, तो जितना इसका कंजम्पशन उतना ही इसका कंजम्पशन, उतना ही इसका प्रोडक्शन उतना ही इसका प्रोडक्शन। सो ये हो जाएगा 2 माइनस y, ये y प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4+y, और ये भी y प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4+y। लो अब इनमें से दो दो अननोन आ गए हैं, लेकिन इसमें फाइनल टारगेट दिया हुआ है, सो दैट द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बिकम्स 2.4 m। तो CO2 का जो फाइनल कंसंट्रेशन है CO2 गैस का वो दिया हुआ है 2.4 m, एंड यू नो दैट कि मोलरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो है मोल्स ऑफ CO2 फाइनल जो है अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.4। इसका मतलब मोल्स ऑफ CO2 फाइनल जो है वो हो गया 4.8, और यहां अपने हिसाब से XY के टर्म में CO2 के फाइनल मोल है 4+y। सो वी आर सेइंग कि 4+y इज 4.8, सो y इज डेफिनेटली 0.8, है ना। तो एक अननोन निबट गया यहां से। सो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये 4.8 है, तो ये भी 4.8 होगा, ये 2 माइनस 0.8 हो जाएगा तो ये 1.2 हो जाएगा, और ये जो है वो 2+x माइनस 0.8 होगा। तो दिस विल बिकम, इसको मैं अलग कर दे रहा हूं सबको, तो दिस विल बिकम 1.2 प्लस x। और अब हम लोग कभी भी इक्विलिब्रियम पे रहे तो केसी इक्वल्स क्यूसी फिर से कर सकते हैं। तो अगेन फाइनल स्टेट जो कि इक्विलिब्रियम पे है वहां बोलेंगे अगेन क्यूसी विल बिकम इक्वल टू केसी, और क्यूसी इक्वल्स केसी का मतलब है, वापस से ये लिख देना, 4.8 बाय 2 रेज टू 1 इंटू 4.8 बाय 2 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस x बाय 2 रेज टू 1
into 1.2 by 2 raised to 1 and that should be equal to 4। और इसी को सॉल्व कर जाना है ना, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, देखो ये 2.4 इंटू 2.4 बाय 1.2 प्लस एक्स बाय 2 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 4। देखो ना 0.6 इंटू 4 जो हो गया वो 2.4 हो गया, एक 2.4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.2 प्लस एक्स बाय 2 विल रिमेन 2.4। सो एक्स देखो यहां से आ जाएगा 3.6 एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, Ikra, it is not important that you are getting 3.8 which is very close. You have to find out कि what mistake you have done, क्योंकि कैलकुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन किया होगा इसलिए मिस्टेक आया होगा। There must be a conceptual और कैलकुलेशन मिस्टेक डायरेक्टली, है ना। देखो चेक करो, अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, है ना। तो वो देखो कि वो 3.8 जो आया है, हो सकता है ना बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया और फिर भी वेरी क्लोज आंसर आ गया हो, ये भी तो हो सकता है ना। चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है रिया ने कि हाउ डू यू नो दैट इट विल अगेन कम बैक टू इक्विलिब्रियम स्टेट, एंड दैट रेजेस द क्वेश्चन, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम पे क्यों जाएगा। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन, है ना। इस कहानी को हम लोग समझेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर क्लोज्ड स्पेस में कराया जाए तो वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा, है ना। और ये क्यों जाएगा ये कहानी हम लोग आगे समझेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने डील की थी, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड स्पेस इट विल रीच इट एट इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। क्यों जाएगा इसका आंसर मैं दूंगा, ठीक है, बट जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे तब दूंगा मैं, ठीक है। तो वहां के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अभी मान के चलो कि इफ यू आर परफॉर्मिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ क्लोज्ड स्पेस, डेफिनेटली इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, इतना मान के चलो भी। चलो जी, अब इसी में देखो उल्टी कहानी भी पूछी जा सकती है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO गैस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम सो दैट द फाइनल मोलरिटी ऑफ H2O गैस बिकम्स 1.2 m, ऐसा पूछा जा सकता है। उसमें क्या करना है, तुमने CO गैस हटाया है तो डिनोमिनेटर कम किया है तो Q बढ़ जाएगा, तो व्हाट टाइप ऑफ शिफ्टिंग विल बी देयर, बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो हम लोग मानेंगे कि अब प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होंगे, उनमें -y कर दो और रिएक्टेंट में +y कर दोगे और फिर से KC इक्वल्स QC कर लोगे, है ना। तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू अगेन। तो वो सिमिलर पैटर्न पे है, उसको ट्राई कर लोगे, है ना। जस्ट एक एडिशनल क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको ट्राई करना घर पे। सिमिलर वे है, इस बार CO जहां वहां मैंने +x किया था, इस बार -x कर देना है, और इस बार चूंकि Q ग्रेटर देन K हो गया है तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, तो प्रोडक्ट साइड में -y करना है और रिएक्टेंट साइड में +y करना है। और फाइनल कंडीशन में H2O गैस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वहां से y निकल आएगा, और y निकलने के बाद फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में फिर से KC इक्वल्स QC करके x निकाल लोगे, ठीक है। इसको ट्राई कर लोगे, है ना। एक और क्वेश्चन है जो किसी बच्चे ने पूछा है कल, उसको मैं डिस्कस कर देता हूं। सोचने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन है 2A गैस प्लस B गैस गिविंग 3C गैस प्लस D गैस, ऐसा कुछ है, ठीक है। और इसका बोल रहा है स्टार्टिंग विद 2 moles of A and 2 moles of B only, ठीक है। और ऑप्शंस दिए हुए हैं B will be equal to C, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। नोट कर लो जरा, ट्राई करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो इसको दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, एक तो मैथमेटिक्स खुद बता देगा तुमको कि ये क्या है, और दूसरी चीज है हम लोग कंसेप्चुअली भी समझ सकते हैं इसको। जस्ट मेरे 2 हाथ काफी होंगे इसको बताने के लिए, ठीक है। सो देखते हैं, तुम्हारे पास 2-2 मोल ए और बी के इनिशियली है। देखते हैं पहले मैथमेटिक्स कैसे बताता है और फिर मेरे दोनों हाथ इसको कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से बता देंगे। सो इनिशियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, और ये सब नहीं है, है ना। नाउ
बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे क्या आ रहा होगा, और रिलेशन सिर्फ पूछ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिख रहा है ए और बी के कंसंट्रेशन को कंपेयर कर रहा है। एक लास्ट ऑप्शन है जिसमें बी और सी के कंसंट्रेशन को कंपेयर कर रहा है। मान लो इसमें बी का अगर एक्स मोल कंज्यूम हो गया तो ये बचेगा 2 - x। अब बताओ मेरे को, अगर बी का कंजम्पशन x है तो ए का कंजम्पशन कितना होगा यहां पे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए विल बी कंज्यूम? 2x है ना, वेरी गुड। सो ये अगर x गया है तो ये 2x जाएगा, तो ये 2 - 2x हो जाएगा ना। अब डेफिनेटली इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, दिस इज 2 - x - x है ना, मैथमेटिक्स तो यही बोलता है। तो इट इज लाइक मोल्स ऑफ बी माइनस एक्स हो गया है ना, विच विल बी लेस देन मोल्स ऑफ बी। सो दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको देखो सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं। ए और बी इनिशियली बराबर, अभी ये केसी क्यूसी नहीं है, ए और बी है। ए और बी दोनों इनिशियली बराबर, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा उसका कंजम्पशन ज्यादा होगा, है ना। तो ए बी बराबर, लेकिन कोफिशिएंट ए का ज्यादा तो ए का कंजम्पशन ज्यादा, बी का कंजम्पशन कम। सिंपल, दोनों बराबर, ए ज्यादा गिरेगा बी कम गिरेगा, है ना। तो अब फाइनली क्या हो गया, बी ए से ज्यादा रह गया ना। इज इट ओके? सिंपल। चलो, तो ये हो गया इसका आंसर बी। अच्छा, बी और सी को रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ये अगर एक्स कंज्यूम होगा तो ये 3x प्रोड्यूस होगा, तो ये 3x रह जाएगा। ये x प्रोड्यूस होगा तो ये x मोल रह जाएगा। बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, सो वी कैन नॉट कंपेयर 2 - x विद 3x, है ना। इसमें कुछ बोल नहीं सकते कि ये इसमें से ज्यादा कौन है कम कौन है ना। उसके कंडीशंस बता सकते हैं कि x इतना रहा तो ये ज्यादा, x उतना रहा तो वो ज्यादा, वो हम लोग बोल सकते हैं। बट वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो बी और सी के बारे में कुछ भी कंडीशन कंपल्सरली नहीं बोल सकते विदाउट गेटिंग एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। बट डेफिनेटली ए और बी के बारे में बोल सकते हैं कि ए का कंसंट्रेशन आफ्टर एनी स्टेट अदर देन इनिशियल स्टेट, ए जो होगा वो हमेशा ही बी से कम रहेगा ना। चलो जी, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो काम अभी किया है उसी को लगातार कंटिन्यू करना है, बट इसको दूसरे तरीके से करना है। देयर इज अ वर्ड जो मैंने गैसेस स्टेट में ऑलरेडी डिस्कस किया है, कभी कभी तो मैं मोल में भी डिस्कस कर देता हूं। दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से बताते हैं ना। तो जिन लोगों को याद नहीं होगा वो वापस जाके रिवाइज कर लेंगे। वैसे मैं यहां पर वापस से उस चीज को वापस लेके आने वाला हूं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और हर बार जो एक कंजम्पशन बोलते हैं ना, कि कोई भी मोल, कितना भी मोल दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है तो 3 में से x कंज्यूम करा लो। अब उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और फिर उसी के टर्म में बहुत सारे कैलकुलेशंस हम लोग कैरी कर सकते हैं। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टर्म विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको इंडिकेट करते हैं अल्फा। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, it is equal to the fraction of molecules of a given substance which is consumed in the reaction, है ना। तो it is ठीक है। तो जब भी हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे, फॉर अ रिएक्टेंट या फॉर अ सब्सटेंस इन रिवर्सिबल रिएक्शन, अल्फा हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा, और 0 से तो ज्यादा ही होता है ना। कंज्यूम्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो अल्फा विल बी लेस देन 1 एंड इट विल बी ग्रेटर देन 0, है ना। क्लियर है? क्योंकि सारा का सारा कंज्यूम नहीं होने वाला है, पार्शियली होने वाला है। 75% हुआ तो बोलेंगे अल्फा इज 0.75, है ना। सो अल्फा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज मोल्स ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड अपॉन moles of substance present initially। ठीक है, तो मान लो आउट ऑफ ए मोल में से एक्स मोल जो है वो कंज्यूम होता है। सो इफ एक्स मोल्स आर कंज्यूम्ड आउट ऑफ total A moles,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा इज x by a, that means x is nothing but a अल्फा। तो अब इसमें किसी ने बोल दिया रिमेनिंग मोल्स ऑफ सब्सटेंस बताओ कितना होगा। सो द रिमेनिंग मोल्स ऑफ सब्सटेंस, पहले a था उसमें से x चला गया तो बचा a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना a माइनस ए अल्फा, बिकॉज x इज नथिंग बट a अल्फा, तो दैट इज a इंटू वन माइनस अल्फा। अब ये चीज हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। इनिशियल मोल्स a है और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो फाइनल मोल विल बी a इंटू वन माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल के साथ करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको नोट कर लो, फिर इसका एग्जांपल देख लेंगे एक बार हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे। अल्फा कुड बी इक्वल टू 0 एंड 1 इन द एक्सट्रीम केसेस व्हेन देयर इज, देखो अल्फा 0 का मतलब देयर इज नो रिएक्शन, तो हम लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इफ देयर इज नो रिएक्शन, वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट व्हेन रिएक्शन इज हैपनिंग, है ना, दैट इज वन पार्ट। तो अल्फा 0 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रिएक्शन हो रहा है। दूसरी चीज, अल्फा को 1 क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, है ना। अगर मान लो रिएक्टेंट को तुमने कंप्लीटली कंज्यूम, जिसको लेफ्ट साइड में रखा है उसको कंप्लीटली कंज्यूम करा दिया, तो Q का वैल्यू जो होगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, जो कि K के वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता। डेफिनेटली K एक फाइनाइट नंबर रहा होगा। Q जैसे तुमने एक रिएक्टेंट को 0 कर दिया, Q इंफिनिटी हो गया, वहां तक नहीं जाएगा, वो K तक ही जाने वाला है ना। वैसा ही अगर प्रोडक्ट को तुमने बोला कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट वाला साइड मतलब जो राइट साइड में लिखी हुई चीज है वो 0 हो जाएगी, तो Q का वैल्यू 0 हो गया। अगर वो पहले ज्यादा था तो वो K के बराबर आएगा, फाइनाइट कांस्टेंट वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू होगा हमेशा, वो 0 तक नहीं जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अल्फा का वैल्यू 0 या 1 नहीं होगा। इक्वलिटी इज नॉट होल्डिंग फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। इरिवर्सिबल होता, कंप्लीट होता, तो अल्फा का वैल्यू 1 हो जाता है ना। इफ देर इज नो रिएक्शन देन अल्फा का वैल्यू 0। यहां वो दोनों केसेस नहीं है, तो मैंने लिखा यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, और उसमें ये कंज्यूम हो रहा है अगर, तो वो डेफिनेटली 0 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा। नोट कर लिया सब लोगों ने। चलो अब एक एग्जांपल करके देखते हैं जिसमें अभी तक जो काम कर रहे हैं हम लोग, ए मोल से स्टार्ट किया, कुछ इनिशियल मोल है उसमें एक्स कंज्यूम कराया, इस बार उसी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए अल्फा। दैट मीन्स फाइनल जो ए माइनस एक्स लिखा करते हैं उसमें ए इंटू वन माइनस अल्फा लिख देंगे। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। सो वी आर जस्ट डूइंग एन एग्जांपल। मान लो यू हैव PCl5 गैस गिविंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ये वापस आएगा, देखोगे कि बाद में भी एक बार करके दिखाऊंगा। मान लो इसका कुछ K जो है वो Kc है। इनिशियली तुमने स्टार्ट किया A मोल से, ये 0 है, ये 0 है, मतलब कोई भी इनिशियली मोल्स प्रोडक्ट्स के नहीं थे। एट इक्विलिब्रियम जाते जाते मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये A अल्फा कंज्यूम होगा। सो डेफिनेटली ये A इंटू वन माइनस अल्फा बचेगा। अब अगर इसका 1 कंज्यूम तो इसका 1 प्रोड्यूस, इसका A अल्फा कंज्यूम तो इसका A अल्फा प्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो इसका A अल्फा प्रोड्यूस होगा। यहां कोफिशिएंट 2 रहता तो क्या लिखते हैं यहां पे बताओ, अगर यहां 2 रहता तो 2 अल्फा लिख देते, 2A अल्फा है ना, 2A नहीं 2A अल्फा लिखते हैं ना। सो ये अभी के लिए A अल्फा रहेगा, ये भी A अल्फा रहेगा। अब देखो यहां पर एट इक्विलिब्रियम तुमको मोल्स मिल गए हैं, और एट इक्विलिब्रियम हम लोग जानते हैं कि QC becomes equal to KC. So that's why concentration of PCl3 raised to 1 into Cl2 raised to 1 by PCl5 raised to 1 is equal to KC हो जाएगा। और इसका मतलब है ये जो है ये A अल्फा बाय V raised to 1 into A अल्फा बाय V raised to 1 by A into 1 minus अल्फा बाय V raised to 1। अब देखो यहां से दो चीजें समझने की हैं। केसी तो फिक्स है, इफ यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, तो अल्फा का वैल्यू जो आ रहा है वो देखो केसी के टर्म में आ रहा है, उसके अलावा वी और ए है ना। सो नाउ यू आर गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग इज, देखो ये ए आया, अल्फा स्क्वायर आया, इनफैक्ट ए बाय वी पूरा लिख दिया, रेज टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज केसी। ध्यान से देखो ये A बाय वी रेज टू 1 क्यों आया, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी देखो 1 है, ठीक है।
तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए यहां पर ये 1 आया है। दैट मीन्स अगर डेल्टा एनजी 0 होता तो यहां पे ए बाई वी का रेज टू 0 हो जाता, और ए बाई वी अपीयर ही नहीं करता है ना। सो हम लोग लिख रहे हैं यहां पे अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू के सी इंटू ए बाई वी रेज टू -1। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी इक्वल्स 1 है, इसलिए तो ए बाई वी रेज टू 1 इंटू ए बाई वी रेज टू 1 डिवाइडेड बाई ए बाई वी रेज टू 1, ए बाई वी रेज टू 1 ही रह गया। दैट मीन्स ए बाई वी रेज टू डेल्टा एनजी रह गया ना। अगर डेल्टा एनजी 0 होता तो ये ए बाई वी एग्जैक्टली कैंसिल हो जाता, एंड दैट्स व्हाई यहां से एक रिजल्ट तो ये मिलता है। मान लो यहां अल्फा पूछा और ए वी और के सी मालूम है, तो यू कैन कैलकुलेट अल्फा बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन एक रिजल्ट क्या पता चला यहां पे कि अगर डेल्टा एनजी 0 हो तो ए बाय वी रेज टू डेल्टा एनजी भी 1 हो जाएगा। सो अल्फा विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोल्स एंड द वॉल्यूम। सो इफ एक रिजल्ट यहां से आ रहा है दैट इफ delta ng is equal to 0, then alpha becomes independent of initial moles, which is A, and volume, which is V, है ना। तो कभी भी कोई भी रैंडम सा रिएक्शन लिख दिया, बोला इसमें से कौन से रिएक्शन में अल्फा विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल मोल्स और वॉल्यूम और बोथ, देन यू हैव टू सर्च कि कौन से रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जब इतना देखा है तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन निकाल के दिए तुमको। ये क्वेश्चन कर लिया तो बहुत सारा कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। आगे की जो पूरी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं आज बचे हुए टाइम पे, और थोड़ा सा हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करें, वो पूरी कहानी तुमको क्लियर हो जाएगी अगर तुमने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिया या फिर मेरे बताने के बाद समझ लिया। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि इसको नोट कर जाओ, है ना, और फिर ट्राई करो, और फिर मैं बताता हूं सॉल्यूशन। नोट कर लिया ना सब लोगों ने क्वेश्चन? पहले तो ऑलरेडी सीखा हुआ है कि 5 में से कितना लेके जाएंगे, 5 अल्फा लेके जाएंगे, और 5 अल्फा लेके जाएंगे तो ये बचेगा 5 इंटू 1 प्लस 1 माइनस अल्फा, है ना, ये तो सीखा है ना। अब यहां पे स्टोइकियोमेट्री लगेगी, बाकी में इसका जितना कंज्यूम होगा उसका आधा प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट इसका 1/2 है ना। सो दैट्स व्हाई अगर ये 5 अल्फा कंज्यूम हुआ है तो ये 5 अल्फा बाय 2 प्रोड्यूस होगा, और ये हो जाएगा 5 अल्फा बाय 2 ओनली। ये जितना प्रोड्यूस होगा उसका 3 टाइम्स ये प्रोड्यूस होगा, है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 टाइम्स है। तो ये 15 अल्फा बाय 2 प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स दिस विल बिकम 15 अल्फा बाय 2, क्योंकि इनिशियली कुछ था ही नहीं। नाउ अब इतना आने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल निकाल लेते हैं। और टोटल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर मोल फ्रैक्शन वगैरह पूछा हुआ है। तो टोटल अगर चेक करोगे यहां पे, या तो यहां से टोटल निकालते हैं या फिर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि फाइनली एट इक्विलिब्रियम H2 के जो मोल्स है वो 6 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल की बात कर लेंगे बाद में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है वो है 6। इसका मतलब है इन्होंने 15 अल्फा बाय 2 को 6 बोला है। दैट मीन्स अल्फा को 12 बाय 15 बोला है, विच इज 4 बाय 5, और 0.8 परसेंटेज में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, हम लोग बोलेंगे 80% डिसोसिएट हुआ है। तो अल्फा का वैल्यू 0.8 रखेंगे तो ये 5 इंटू 0.2 हो जाएगा, दैट मीन्स 1। ये हो जाएगा 5 बाय 2 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पता है ये 6 है ना। तो टोटल मोल्स देखो हो गए 9, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या करने का है, तो टोटल मोल्स निकाल लेने के बाद अब हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन का मतलब है इसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो दिस बिकम्स 1/9।
this becomes 2/9 and this becomes 6/9 which can also be written as 2/3. टोटल तो 1 ही होगा मोल फ्रैक्शन का समेशन, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात करें और टोटल प्रेशर दिया हुआ है P, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो टोटल प्रेशर अगर P है तो ये P इंटू 1/9 दैट इज P/9 हो जाएगा। ये P इंटू 2/9 तो दैट इज 2P/9 हो जाएगा। और ये P इंटू 2/3 दैट इज 2P/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया फॉर ऑल दिस 3 सब्सटेंसेस। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स कर देते हैं। तो उनके आंसर्स करने के लिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट अल्फा ऑफ द NH3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा ऑफ NH3 इज 0.8, ये तो निकाल लिया हम लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो N2 का मोल फ्रैक्शन इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 2/9। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस एट इक्विलिब्रियम इज 2/9। तीसरा पूछ रहा है कि पार्शियल प्रेशर बताओ H2 गैस का इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P, तो दैट इज 2P/3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस एट इक्विलिब्रियम जो है दैट विल बी 2P/3। अभी मान लो P की जगह कोई नंबर देता तो नंबर से 2/3 को मल्टीप्लाई कर देते। और चौथा पूछ रहा है कि KC बताओ। तो KC इज नथिंग बट QC एट इक्विलिब्रियम, है ना। वेरी गुड दिवेश, 108 इज द राइट आंसर। तो QC एट इक्विलिब्रियम अगर निकालोगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा मोलरिटी ऑफ H2 गैस रेज टू 3 इंटू मोलरिटी ऑफ N2 गैस रेज टू 1 डिवाइडेड बाय मोलरिटी ऑफ NH3 एट रेज टू 2, है ना। तो मोलरिटी का मतलब है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। सो नाउ यहां पे तुम्हारे लिए वॉल्यूम जो दिया हुआ था वो 2 लीटर दिया हुआ था ऑलरेडी। सो दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा 2/2 रेज टू 1 इंटू 6/2 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज टू 2। और ये सॉल्व करोगे तो you'll be getting 108 एंड दैट विल बी द आंसर। एक एक करके पूरी बात समझा देता हूं। इनिशियल दिया हुआ है ये 5 मोल है। फॉर्मेशन ऑफ H3H2 कुछ नहीं होता है बेटा, अभी 3H2 बोलते रहोगे तो कब तक काम चलेगा। मूल कंसेप्ट में ही समझाया है। H2 इज अ सब्सटेंस, 3 इज इट्स कोफिशिएंट विच विल इंडिकेट कि इसका फॉर्मेशन कितना हो रहा है ना। तो H2 जो है वो सब्सटेंस है और उसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 2 होने का मतलब है इसका कंजम्पशन और इसके प्रोडक्शन का रेशियो 2:3 होगा। किसका कंजम्पशन और किसका प्रोडक्शन, 2NH3 और 3H2 का नहीं। NH3 का कंजम्पशन एंड H2 के प्रोडक्शन का रेशियो विल बी 2:3। ठीक है, तो NH3 का कंजम्पशन अगर 5 अल्फा है, इसका प्रोडक्शन मान लो X है, तो 5 अल्फा अपॉन X विल बी 2/3 या फिर X अपॉन 5 अल्फा विल बी 3/2। तो X अपॉन 5 अल्फा अगर 3/2 है तो X जो होगा वो 3/2 इंटू 5 अल्फा हो जाएगा। देखो वही तो लिखा है यहां पे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए मैंने बोला स्टोइकियोमेट्री बार बार काम आने वाली है यहां पे। और स्टोइकियोमेट्री लगा के वी हैव रीच्ड टू द फाइनल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कि इसका जितना कंज्यूम होगा उसका 1/2 इसका प्रोडक्शन होगा, उसका 3/2 इसका प्रोडक्शन होगा, है ना। तो ये करके हम लोगों ने बोला इसका 5 अल्फा कंज्यूम होता है अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये तो सीखा था ए में से ए अल्फा कंजम्पशन होता है अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसी ए की जगह यहाँ 5 है। तो अब ये मोल्स मिल गए तुमको एट इक्विलिब्रियम और इन सब का टोटल किया। लेकिन इसमें से एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि H2 जो है उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम 6 है, दैट मींस 50 अल्फा बाय 2 इज 6। तो अल्फा निकाल लिया वहां से 0.8 और 0.8 रखते इन सबके मोल्स मिल गए हम लोगों को, है ना। तो मोल्स जो है वो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 6 है, तो टोटल मोल्स हो गए 9। और वो क्यों निकाला, क्योंकि आगे पता है कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर जैसी बात हो रही है। तो अगर 1 आउट ऑफ 9 मोल है तो मोल फ्रैक्शन इसका 1/9 है, इसका 2 आउट ऑफ 9 है तो 2/9, इसका 6/9 दैट इज 2/3। अगर मोल फ्रैक्शन मालूम हो और टोटल प्रेशर मालूम हो तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज पिछले क्लास में भी किया था, फिर से आज कर रहे हैं। अभी भी जिनको क्लियर नहीं है वापस गैसीय स्टेट के प्लेलिस्ट में जाके डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को रिवाइज कर लोगे। वहां पर हम लोगों ने बताया कि अगर कोई मिक्सचर है
उसका अगर टोटल प्रेशर P है और मोल फ्रैक्शन किसी का अगर X है, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन गिव्स यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, है ना। तो अगर मुझे NH3 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर P इंटू इसका मोल फ्रैक्शन 1/9 दैट इज P/9। ऐसा करके सबके पार्शियल प्रेशर निकाल दिए। अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अल्फा ऑलरेडी 0.8 निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस 2/9 निकाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम वो भी निकाल लिया 2P/3। चौथा पूछ रहा है केसी बताओ, तो एट इक्विलिब्रियम केसी क्यूसी के बराबर होता है, तो केसी निकालने के लिए हम लोग क्यूसी निकालेंगे। और क्यूसी कैसे निकालते हैं इस रिएक्शन के लिए, N2 की मोलरिटी रेज टू 1 इंटू H2 की मोलरिटी रेज टू 3 बाय NH3 की मोलरिटी रेज टू 2। और इन सब की मोलरिटी लेनी है, मोल्स नहीं। तो मोल्स यहां पर देखो इसका 1, 2 एंड 6 है, लेकिन जब मोलरिटी की बात की तो 2 की जगह 2/2 लिया बिकॉज वॉल्यूम इज 2 लीटर, है ना। वैसे यहां 6/2 रेज टू 3 किया, वैसे ही 1/2 रेज टू 2 किया है। क्लियर है। और वो कैलकुलेशन आ गया तुम्हारा 108। इज इट ओके? हाँ जी, कभी भी मोलरिटी तो ऐसे निकालते हैं ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। चलो अब एक नए सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। वो नया कुछ नहीं है, जो काम अभी मैंने करके दिखाया ना उसी को बार बार करने वाला हूं। मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, जब इक्विलिब्रियम रीच किया तो मोल्स ऑफ H2 जो है वो 6 हो गया, है ना। तो मोल्स ऑफ H2 जिसको मैंने अल्फा के टर्म में 15 अल्फा/2 लिखा है, उसको 6 के बराबर कर दिया। तो 15 अल्फा/2 6 है, तो अल्फा 0.8 होगा डेफिनेटली, वो तो कैलकुलेशन से आ जाएगा। अल्फा विल बी 2 इंटू 6/15, 12/15 इज 0.8। नाउ अब ये जो काम करके मैंने दिखाया है, ऐसा ही काम मैं अभी तुम्हारे सामने 5, 6, 7 रिएक्शंस के साथ करने वाला हूं। तो आज के बचे हुए टाइम पे मान लो 3-4 कर लिया, तो बचे हुए अगले क्लास में करेंगे। वो मैं क्यों करने वाला हूं, क्योंकि अब ये रिएक्शन जो मैं आगे करने वाला हूं तुमको बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। आशीष क्या क्वेश्चन है, रिपीट योर क्वेश्चन। कौन सा पार्ट? N2H2 के फाइनल मोल्स के लिए तुमको बेटा पक्का स्टोइकियोमेट्री रिवाइज करना पड़ेगा, वहीं पर कमजोरी है, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री अच्छे से जाके रिवाइज करो। क्या मैंने बोला है मैं अलग से लिख देता हूं। ये 2, 1 और 3 का मतलब क्या होता है ना, कि मोल्स ऑफ NH3 कंज्यूम्ड बाय 2 जो कि उसका कोफिशिएंट है, विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड बाय उसका कोफिशिएंट 1 एंड विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड, अवेलेबल नहीं, प्रोड्यूस्ड बाय 3। तो NH3 का कंजम्पशन मैंने 5 अल्फा लिया है, तो N2 का प्रोडक्शन निकाल लो, उससे H2 का प्रोडक्शन निकाल लो। रख के देखो जरा, अपने आप समझ में आ जाएगा ना। यही तो स्टोइकियोमेट्री में सीखा है ना। कोफिशिएंट का यही सिग्निफिकेंस होता है कि रिएक्टेंट का मोल्स कंज्यूम्ड बाय उसका कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट का मोल्स प्रोड्यूस्ड बाय उसका कोफिशिएंट। और इसका मोल्स कंज्यूम जो है वो 5 अल्फा है, 5 अल्फा रख दो, बाकी के प्रोडक्शन निकल जाएंगे। हाँ जी, है स्टोइकियोमेट्री भी प्लेलिस्ट में है, जाके देखो। इनफैक्ट 2-3 होंगे मोल कंसेप्ट के, तो मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके स्टोइकियोमेट्री देखा होंगे, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन यही होता है स्टोइकियोमेट्री का, कि रिएक्शंस में कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को कैसे रिलेट करते हैं ना। ये कहानी वापस देख लो एक बार, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा। यहां पे यूज हो रहा है, अगले चैप्टर में यूज होगा, काइनेटिक्स में जाओगे वहां यूज होगा, जहां जहां रिएक्शंस से रिलेटेड कैलकुलेशन होंगे हर जगह यूज होगा। तो स्टोइकियोमेट्री रिवाइज कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैं बता रहा था कि ये कहानी जो मैंने अभी तुमको तुम्हारे सामने करके दिखाई, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ करके देखेंगे। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली तुम्हारे सामने आएंगे। पूरे कोर्स में देखोगे, जितने भी मॉड्यूल तुम करोगे, असाइनमेंट करोगे, कोई भी बुक करोगे, उनमें ये रिएक्शन जो मैं आगे करने वाला हूं बहुत ही फ्रीक्वेंटली तुमको दिख रहे होंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन इन्हीं सारे रिएक्शन से मोर और लेस बन के आ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से आएगा, कोई इमेजिनरी रिएक्शन या फिर कोई नया रिएक्शन भी दे दिया। अगर हम इनको हैंडल करना सीख जाते हैं कंसेप्चुअली, तो दुनिया के कोई भी रिएक्शन को हैंडल करना सीख जाएंगे, ठीक है। सो कंसेप्ट पे ध्यान देना, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। लेकिन ये रिएक्शंस जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखेंगे, तो इनके रिजल्ट्स भी कई बार करते करते याद हो जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बैठ के पकड़ के रट्टा मारना है, बट करते करते याद हो जाते हैं। सो क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, यू कैन रीच टू द रिजल्ट बहुत ही क्विकली, है ना, अगर तुमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात मैं करूंगा, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में वो सारे रिएक्शंस में इंक्लूड कर रहा हूं जो तुमको बहुत ही फ्रीक्वेंटली बुक्स में, मॉड्यूल्स में, असाइनमेंट्स में, टेस्ट में दिखने वाले हैं, ठीक है। सो
So our next topic is we are going to do some calculations for some important reversible reactions. और इन सारे कैलकुलेशन में विल बी स्टार्टिंग विद रिएक्टेंट्स ओनली. बट जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में तुमको हर बार सिर्फ रिएक्टेंट दे दे, हो सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे दे. वो आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेंगे उससे भी रिलेटेड. रिएक्टेंट भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन इस पूरी कहानी में तुम हमेशा दो चीजें हमेशा ऑब्जर्व करना. पहली चीज कि जब भी मैं क्यूसी निकालूंगा ना तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू डेल्टा एनजी. गैस फेज रिएक्शन की बात अभी कर रहे हैं हम लोग सिर्फ. वैसा ही क्यूपी जब निकालूंगा ना तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू डेल्टा एनजी. ये ऑब्जर्व करेंगे और आगे जाके इसको हम लोग यूज भी करेंगे. ठीक है. सो ये जितने डिस्कशन होंगे ना उसमें दो चीजें ऑब्जर्व करनी है. दैट क्यूसी विल बी प्रोपोर्शनल टू वी रेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू डेल्टा एनजी का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू माइनस डेल्टा एनजी है ना. ये एक तो ऑब्जर्व करोगे. और वैसा ही क्यूपी को ऑब्जर्व करोगे दैट इट विल बी पी रेज टू डेल्टा एनजी का प्रोपोर्शनल. ये हर बार दिखेगा तुमको. ठीक है. तो ये ऑब्जर्व करना और ये इसको हम लोग एज अ इतने सारे एग्जांपल में करके इसको कंक्लूड कर लेंगे कि दिस इज अ रिजल्ट विच वी आर गोइंग टू यूज इन फ्यूचर. ठीक है. सो पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शंस. और उसमें भी हम लोग जो मोस्टली कवर करते हैं वो सिंपली गैसियस स्टेट वाला कवर करते हैं. सो होमोजेनस का मतलब क्या हो गया? फेज ऑफ एवरी रिएक्टेंट and product must be same as the phase of reaction. ठीक है. जैसे सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर गैस फेज में, ये सेम होने का मतलब क्या है? कंप्लीटली मिक्सेबल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से मिक्स कर जाना चाहिए. मान लो कोई चीज लिक्विड है और दूसरी भी चीज लिक्विड है, वो सब अगर आपस में मिलके घुल जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे उनका सेम फेज है. कोई दो सॉलिड है जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट सेम फेज. Even if they are in the same physical state, they are in solid state, they are not in same phase. ठीक है. तो same phase का मतलब है completely miscible with each other. ठीक है. तो same phase का मतलब है completely miscible with each other. ठीक है. तो जैसे इसमें जो हम लोग केसेस लेंगे तीन कैटेगरी में डालेंगे इसको. पहला ऐसा केस जहां डेल्टा एनजी जीरो है, दूसरा केस जहां डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो और तीसरा केस जहां डेल्टा एनजी निगेटिव हो. है ना. तो ऐसे तीन केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट केसेस, और ये अभी हम लोग गैस फेज की बात कर रहे हैं सिर्फ. तो डेल्टा एनजी इक्वल 0 फॉर गैस फेज रिएक्शन. ठीक है. इस रिएक्शन को ऐसा लेते हैं जैसे मान लो H2 गैस है प्लस I2 गैस है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे? पहली बात कि हर बार जब एक रिएक्शन लिखेंगे उसका एक इनिशियल स्टेट होगा जिसमें हम इनिशियल मोल लेंगे कुछ. ठीक है. तो मान लो इसका A मोल है, इसका B मोल है और इसका 0 है क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद रिएक्टेंट्स ओनली. सो एट इक्विलिब्रियम क्या क्या होने वाला है ये देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे. तो एट इक्विलिब्रियम अगर मोल्स की बात की जाए, मान लो इसका x कंज्यूम होता है तो ये A माइनस एक्स मोल हो जाएगा. ये भी x ही कंज्यूम होगा तो इट विल बिकम B माइनस एक्स मोल, क्योंकि इसका दोनों का कोफिशिएंट बराबर है. इसका कोफिशिएंट से डबल है तो इसका प्रोडक्शन जो होगा वो x का डबल होगा तो ये 2x मोल बनेगा. ठीक है. इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? नाउ अगर ऐसा हुआ तो टोटल क्या रहेगा? अब टोटल क्यों निकालना है? यू नो दैट पार्ट. है ना. सो टोटल देखो, टोटल अभी भी A प्लस बी ही है, पहले भी टोटल A प्लस बी ही था. तो ऐसे रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी 0 होता है, टोटल मोल्स चेंज नहीं होते. टोटल मोल्स देखो उतने ही रह जाएंगे ना. सो दैट्स व्हाई टोटल जो है वो A प्लस बी मोल्स है. ठीक है. बट अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो अब ये A माइनस एक्स बाय ए प्लस बी हो गया, ये B माइनस एक्स बाय ए प्लस बी हो गया, ये 2x बाय
ए प्लस बी हो गया, और टोटल समेशन हमेशा ही 1 होता है पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शंस का। पार्शियल प्रेशर की बात करूं, मान लो जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने करके बताया था कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज पी, तो इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर क्या क्या ले सकते हैं। तो मान लो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज पी, वो फिक्स कर दिया, कुछ भी दे दिया 1 atm 2 atm ऐसा, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो पार्शियल प्रेशर विल बी टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर है? इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? चलो नाउ अब कैलकुलेशन करते हैं। वी नो दैट कि एट इक्विलिब्रियम हमारे पास दो चीजें हैं, केसी क्यूसी के बराबर होगा, केपी क्यूपी के बराबर होगा, है ना। तो अब वो कैलकुलेशंस कर जाते हैं। सो एट इक्विलिब्रियम केसी विल बी इक्वल टू क्यूसी, एंड क्यूसी देखो कितना आ रहा है, हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्यूसी, पहली बात तो मैंने ये भी बोला कि ऑब्जर्व करना वी रेज टू माइनस डेल्टा एनजी आएगा, तो यहां डेल्टा एनजी 0 है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का टर्म नहीं दिखना चाहिए ना, वी रेज टू माइनस 0 इज 1, सो वॉल्यूम अपीयर ही नहीं होना चाहिए, वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो देखो क्यूसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एच आई का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज टू 2 बाय H2 का कंसंट्रेशन रेज टू 1 इंटू I2 का कंसंट्रेशन रेज टू 1, और वो चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो 2x बाय वी रेज टू 2 बाय a माइनस एक्स बाय वी रेज टू 1 इंटू बी माइनस एक्स बाय वी रेज टू 1। देखो वी स्क्वायर ऊपर भी डिवाइडेड में है और नीचे भी आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज सिंपली 4x स्क्वायर बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। सिंपल है, देखो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो गया ना। और वैसा ही अगर केपी निकालना है तो केपी इक्वल्स क्यूपी हो जाएगा, और क्यूपी के लिए सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो केपी विल बी इक्वल टू क्यूपी। और क्यूपी कैसे निकालेंगे, तो वी हैव द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेज, है ना, तो इसका स्क्वायर बाय ये इंटू ये, है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 रेज टू 1। अब देखो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये काम करने के बाद चूंकि डेल्टा एन जी 0 है, वो केसी के बराबर होता है केपी, है ना, सो अल्टीमेटली विल बी गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन। तो तुम ये करके देखोगे, विल बी गेटिंग 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यही आएगा। तो ये भी देखो क्यूपी शुड बी प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू डेल्टा एनजी, तो पी नहीं अपीयर करना चाहिए ना, तो डेल्टा एनजी 0 रखते ही पी डिसअपीयर हो रहा है, और वो काम तुम करके देख सकते हो, यू कैन कैलकुलेट इट, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। चलो इसको नोट कर लो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। ऑब्जर्वेशन में भी देखो ना, यहां जितना भी डिवाइडेड बाय वी रेज टू 2 आएगा, जैसे 2 आया है वैसा ही डिवाइडेड बाय वी में भी हर बार उतना ही पावर आ जाएगा नीचे भी, है ना, अगर डेल्टा एनजी 0 है तो। So that's why QC becomes independent of volume। तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं होने का मतलब है V रेज टू 0 हो जाना। चलो हो गया सबका। भी एक दूसरा केस फटाफट कर लेते हैं, एंड दैट इज फॉर डेल्टा एनजी पॉजिटिव अगर हो जाए। फ्रेम यही रहेगा, सारा काम वही करेंगे। तो दूसरा केस फटाफट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो काम अभी हम लोगों ने जस्ट किया है इनडायरेक्टली, और अभी भी हम लोग डेल्टा एनजी की बात कर रहे हैं, तो गैस फेज रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो PCl5 गैस, या फिर अभी एक हाँ चलो इसी को लेते हैं, PCl5 गैस गिविंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। देखो इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, दैट मींस डेल्टा एनजी इज 1 है ना, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, सो नाउ इसका भी फ्रेम में बना देता हूं, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। यही सारे स्टेप्स हैं। देखो यहाँ पे इनिशियल, अभी एक काम करते हैं, अल्फा में काम करते हैं, ठीक है, जैसा आप पिछली बार भी किया हुआ है ना। सो A मोल है मान लो स्टार्ट में, इसका 0 मोल है, इसका 0 मोल है। टोटल देखोगे तो टोटल विल बी, यहां स्टार्ट में A मोल था। ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनका डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है, टोटल मोल्स पे भी क्या फर्क पड़ता है, वो भी पता चला कि गैसेस मोल्स बढ़ने वाले हैं ना। सो एट इक्विलिब्रियम हम लोग जब जाएंगे
एट इक्विलिब्रियम, अब मान लो इसमें से ए अल्फा चला जाता है, क्योंकि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये ए इंटू वन माइनस अल्फा होगा। ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, कोफिशिएंट इसका बराबर है, तो ये ए अल्फा बनेगा और ये भी ए अल्फा बनेगा। तो ये एट इक्विलिब्रियम मोल्स है तुम्हारे, थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये इक्विलिब्रियम पे मोल्स है, दैट विल बी ए इंटू वन माइनस अल्फा, दिस विल बी ए अल्फा, और ये भी ए अल्फा बना है, तो दिस इज ऑल्सो ए अल्फा। तो टोटल देखो इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो गया, इफ यू एड दिस थिंग्स यू विल बी गेटिंग ए इंटू वन प्लस अल्फा। डेफिनेटली जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा गैसेस मोल्स बढ़ते चले जाएंगे। नाउ मोल्स के बाद मोल फ्रैक्शन की बात होती है, तो मोल फ्रैक्शन विल बी ए इंटू वन माइनस अल्फा बाय ए इंटू वन प्लस अल्फा, सो दैट गिव्स यू वन माइनस अल्फा बाय वन प्लस अल्फा। देखो हर जगह ए कैंसिल आउट होगा, सो अब इसकी बात अगर हम लोग कर ले तो ये हो जाएगा अल्फा बाय वन प्लस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बाय वन प्लस अल्फा, है ना, क्लियर है। तो अल्फा के टर्म में तब काम करते हैं ना जब एक ही रिएक्टेंट हो, है ना। उसके बाद अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूं, टोटल प्रेशर अगर P दिया हुआ है, ये देखो इसका समेशन वन होगा, टोटल प्रेशर अगर P दिया हुआ है तो इट विल बी P इंटू वन माइनस अल्फा बाय वन प्लस अल्फा, है ना, दिस विल बी P इंटू अल्फा बाय वन प्लस अल्फा एंड दिस विल बी P इंटू अल्फा बाय वन प्लस अल्फा, ठीक है। और इतना करने के बाद वी नो दैट कि एट इक्विलिब्रियम QC इक्वल्स KC एंड QP इक्वल्स KP। सो एट इक्विलिब्रियम दो चीजें दिखते हैं, पहला है KC इक्वल्स QC हो जाएगा, और QC कैसे निकालेंगे, तो इसका कंसंट्रेशन इंटू इसका कंसंट्रेशन बाय इसका कंसंट्रेशन, तो इट विल बी A अल्फा बाय V रेज टू वन इंटू ए अल्फा बाय वी रेज टू वन बाय, ये काम किया हुआ है हम लोगों ने ना, ए इंटू वन माइनस अल्फा बाय वी रेज टू वन। So if you see already we are knowing that it is a upon v into alpha square by वन माइनस अल्फा। तो ये देखो ना v रेज टू माइनस वन के प्रोपोर्शनल आ गया ना, डेल्टा एन जी वन था, तो QC इज कमिंग प्रोपोर्शनल टू v रेज टू माइनस वन, है ना। और यही तो बोला था कि मैंने ऑब्जर्व करना है हर बार। वैसे ही दूसरा पॉइंट जो है KP विल बी इक्वल टू QP, और QP का टर्म यहां से निकाल लेंगे हम लोग, सो दैट विल बी इक्वल टू P इंटू अल्फा बाय वन प्लस अल्फा रेज टू वन इंटू P अल्फा बाय वन प्लस अल्फा रेज टू वन एंड डिवाइडेड बाय P इंटू वन माइनस अल्फा बाय वन प्लस अल्फा एंड होल रेज टू वन। तो देखो एक ऊपर P बच गया है, वन प्लस अल्फा एक कैंसिल हो जाएगा और एक वन माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू P इंटू अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इसको अगर मान लो केपी का वैल्यू दिया हुआ और पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फा निकालने के लिए यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये अल्फा स्क्वायर में लीनियर बन के आएगा, एंड दैट्स व्हाई इससे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये क्लियर है, इसको नोट कर जाओ, कुछ डाउट है तो पूछ लो। और यही सारा काम तुम लोग क्या करोगे ना, एक होमवर्क दे रहा हूं, यही सारा काम सेकेंड एग्जाम्पल एक लेना है, लगेगा सिमिलर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इस रिएक्शन के लिए करके देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, N2O4 गिविंग 2NO2, इस रिएक्शन के लिए यही सारा काम करके देखना। यहां भी देखो डेल्टा एन जी इक्वल टू वन है ना, तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन आएंगे, बट यहां पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन में। क्या बोला कोमल, फर्स्ट एंड टू का प्लीज रिपीट कर दो, फर्स्ट एंड टू क्या है मतलब, नहीं समझा मैं।
एट इक्विलिब्रियम, अच्छा एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करते हैं, K इक्वल्स Q लिखते हैं ना, तो K इक्वल्स Q लिख दिया, और Q कैसे निकालते हैं, तो इस रिएक्शन का Q क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 रेज टू 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 रेज टू 1। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से। इसका मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है, A अल्फा है, तो A अल्फा अपॉन वॉल्यूम रेज टू 1 इंटू A अल्फा अपॉन वॉल्यूम रेज टू 1 डिवाइडेड बाय A इंटू 1 माइनस अल्फा बाय B रेज टू 1, है ना, यही कर दिया। वैसे ही केपी इक्वल्स क्यूपी करते हैं, क्यूपी कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 रेज टू 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 रेज टू 1। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 जो है वो इतना है, इतना रेज टू 1 इंटू इतना रेज टू 1 डिवाइडेड बाय इतना रेज टू 1, यही किया है। क्लियर ना, बाकी तो कैलकुलेशन है। ओके चलो, अब अगले क्लास में तुम लोग इसको जरा करके आओगे होमवर्क में। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि N2O4 अगर 2NO2 दे रहा है, हाँ तो एक रिएक्टेंट है तो तुम्हारे पास दोनों चॉइसेस है, लेकिन मल्टीपल रिएक्टेंट है तो मोल्स में काम करो, अल्फा में काम मत करो, क्योंकि डिफरेंट रिएक्टेंट्स का अगर कोफिशिएंट डिफरेंट है या मोल डिफरेंट है या दोनों डिफरेंट है, यू कैन हैव डिफरेंट अल्फा फॉर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि अल्फा के टर्म में तभी काम करना जब एक ही रिएक्टेंट हो, ठीक है। ओके चलो, तो अगला क्लास हम लोग इसी के डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, N2O4 गिविंग 2NO2, और फिर वो जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक 2 रिएक्शन देखा है और मैंने प्रॉमिस किया कम से कम 6-7 तो मैं बताने वाला हूं, है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेक्शन ओनली विद दिस रिएक्शन, बट ये करके आओगे तुम लोग, खुद से किया तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मैं करता रहूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा, खुद से करके आओगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट लेक्चर विद दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।